1 अगस्त 2025 को फेडरल रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की, ऑफिशियल रिजर्व रिवैल्यूएशन द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। कोई क्रिप्टो क्राइम करता है और हुकूमत उसे जब्त कर लेती है तो ये क्रिप्टो इस रिजर्व को बनाने में इस्तेमाल किया जाएंगे। 1990 की दिहाई में उसके वस्त में सोने की कीमतें अपनी पीक पर थी, चोटी पर थी। फेडरल रिजर्व के मुताबिक अमेरिका के पास तकरीबन 261 मिलियन आउंस सोना है। खजाने के सेक्रेटरी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, जब्तशुदा असासों को इस्तेमाल करेंगे और इसे बढ़ाते रहेंगे, हम इसे बेचना बंद कर देंगे। फेडरल रिजर्व जो है, ना तो ये इसका नाम फेडरल रिजर्व बैंक है, लेकिन ना तो ये बैंक है, ना ही इस जहां पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, ना ही ये रिजर्व है कोई। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर अमरीकी शहरी की जेब से जुड़ा है। अमेरिका की हुकूमत पर 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है और ये कर्ज अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी वजह यह है कि जनाब वो टैक्स पेयर्स पैसे देते हैं अमेरिका के, और वो टैक्स जो है उसके पैसे से वो ये कर्ज है इस पर सूद अदा कर देते हैं और उस पर खर्च हो रहा है, बजाय इसके कि लोगों की उनको सर्विसेज दी जाएं, लोगों पर लगाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, नौकरियां क्रिएट की जाएं, लोगों को सहूलतें दी जाएं, मेडिकल पर खर्च किया जाए, तालीम पर खर्च किया जाए। ये सब कुछ नहीं हो रहा। इसकी बजाय ज़्यादातर डेट सर्विसिंग पर निकल रहा है और लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और अदा करने के लिए फिर क्या रहा है, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि जनाब ये तजवीज़ भी दी जा रही है कि बस पैसा प्रिंट करके जो कर्ज की इकसात हैं वो अदा कर दी जाएं। और ये वो जगह है जहाँ सदर ट्रंप एक नया मंसूबा पेश करते हैं जो इस कर्ज को अदा करने में मदद करेगा। और इसमें जनाब शामिल है दो चीज़ें, यानी कि सोना और क्रिप्टो। इन दोनों की का अहम किरदार है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो शायद उनको इस मंसूबे का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, तो सोचा कि आप तक ये पहुंचाऊं। और कहानी कुछ यूँ है जनाब कि ये कैसे काम करता है या इसके असरात आप पर या अमेरिका में रहने वाले लोगों पर क्या हो सकते हैं। ये कामयाब हो जाता है तो क्या होगा, क्या अमेरिका की मईशत जो है उसका मुस्तकबिल बदल सकता है, और अगर नाकाम हो जाता है तब क्या होगा, क्या पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की मईशत पूरी दुनिया की मईशत का इंजन है। जब अमेरिका की मईशत चलती है तो पूरी दुनिया की मईशत चल पड़ती है, और अमेरिका की मईशत जब बॉकडाउन करती है, रुक जाती है, तो पूरी दुनिया की मईशत जो है उसके साथ रुक जाती है। तो आइए जरा इसकी थोड़ी सी तफसील पर नजर डाल लेते हैं कि जनाब ये मामला है क्या। हम बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कीजिए। और अगर आप यूके, यूएस, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप हमें थैंक्स का बटन प्रेस करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामला कुछ है जी कि अमरीकी हुकूमत जो है, हुकूमत वो अमरीका के जो लोग हैं, वो जिस तरह के हम और आप हैं यहाँ पर, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे टैक्स इकट्ठा करती है, फिर ये सारा पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च कर देती है। कहाँ पर? मसलन फौज पर, वेलफेयर पर, हेल्थ केयर पर, एजुकेशन पर और दीगर चीज़ों पर खर्च करती है। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत टैक्स से जो पैसा इकट्ठा कर रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है, तो इन टैक्स के पैसों की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत को कर्ज लेना पड़ता है। 2025 में तवक्को है कि अमरीकी हुकूमत तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लेगी, जबकि टैक्स से तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर आएंगे। यानी कि टैक्स इकट्ठे करके 5 ट्रिलियन डॉलर आ रहे हैं, उनको ज़रूरत 7 की है, तो जो बाकी का 2 ट्रिलियन डॉलर है, 2 खरब डॉलर, वो उधार मांगती है कि जनाब उधार दीजिए। अब मसला क्यों संगीन है जनाब? इस तरह है कि ये सारा कर्ज जो है, पीछे भी जो कर्ज लिया हुआ था वो सारा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, और अब ये कर्ज जो है ये टोटल कुल मिला के 37 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कौमी कर्ज हो चुका है, जिस पर अमरीकी हुकूमत को हर साल सूद अदा करना पड़ता है। और ये सूद की रकम भी जो है, जैसे जैसे असल बढ़ रहा है वैसे वैसे सूद की रकम भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले तो कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं था, अब जो है ये बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये कि पहले तो जो भी था सो था, उसके बाद 2020 के बाद मामला कुछ हुआ है कि जो सूद की शरह हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। और 2025 में सूद की शरह खैर बुलंद तरीन मुकाम पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऊपरी सतह पर कहा जा सकता है जनाब के हैं। तो जनाब टैक्स पेयर्स जो भी अमरीकी हैं उनका बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ कर्ज पर सूद अदा करने में चला जाता है।
और हुकूमत जो है उसको कर्ज की फंडिंग के लिए अपने मरकजी बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक के साथ काम करना पड़ता है। वो खाली यानी कि आउट ऑफ थिन एयर पैसा प्रिंट करते हैं, फिर फेडरल रिजर्व इस पैसे को हुकूमत को कर्ज दे देता है, तो पैसा आउट ऑफ थिन एयर बन जाता है। और लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो डॉलर की वैल्यू है वो गिर जाती है, डॉलर थोड़ा सा डिवैल्यू हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है और ये सब मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब कुछ मुमकिन हल क्या है जनाब, जो कि तजवीज़ किए जा रहे हैं और जिन पर गौर किया जा रहा है। 3 चीज़ों पर बात हो रही है। नंबर 1, सोने की दोबारा कदर का तयन, यानी कि गोल्ड की रिवैल्यूएशन की जाए। ये मैं वजाहत करूंगा कि ये इसका मतलब क्या है। नंबर 2 पे है बिटकॉइन रिजर्व्स हैं, और नंबर 3 पे है जीनियस एक्ट। ये तीनों आपको बताता हूँ जनाब कि क्या है जिनके ऊपर बात हो रही है। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि सोने की दोबारा कदर का तयन, या जिसे गोल्ड रिवैल्यूएशन कहा जा रहा है। तो हुआ कुछ है जनाब कि 1 अगस्त 2025 को फेडरल रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट शाये की, ऑफिशियल रिजर्व रिवैल्यूएशन द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। और ये रिपोर्ट कहती है कि अमरीकी हुकूमत के पास बहुत सारा फिजिकल गोल्ड मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि अमरीकी माली वो जो बयानात हैं उनमें इस सोने की कदर में बहुत, उसकी जो कदर लिखी हुई है वो बड़ी कम लिखी है, उसकी जो वैल्यू है वो कम लिखी हुई है। लेकिन अगर हुकूमत अपने माली बयानात में इस सोने की कदर बढ़ा दे तो अमरीकी हुकूमत के माली मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा असासे होंगे जो कर्ज़ के मसले को हल कर देंगे, क्योंकि फिर वो इन असासों के खिलाफ कर्ज ले सकेंगे और कर्ज अदा कर सकेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फेडरल रिजर्व के मुताबिक अमेरिका के पास तकरीबन 261 मिलियन आउंस सोना है। फेड के मुताबिक जनाब 42.22 डॉलर फी ट्रॉय आउंस की शरह से उनने उसकी कदर रखी हुई है। सादा हिसाब लगाएं तो 261 मिलियन आउंस सोना, 42.22 डॉलर फी आउंस, तो हुकूमत के पास, अमरीकी हुकूमत के पास तकरीबन 11 बिलियन डॉलर का सोना बनता है। और यहाँ फेडरल रिजर्व कह रहा है कि शायद, वो कहते हैं कि हमें 42.22 डॉलर फी आउंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोने की मार्केट कीमत बहुत बढ़ चुकी है। तो वो कहते हैं कि जी अगर हम इसकी कीमत बदल दें, जो हमने इसकी कदर रखी हुई है, हम उसको रीवैल्यूएट करें, और जो ये पुरानी हमने कीमत रखी है हम आज की मार्केट की वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत को रखें, रीवैल्यूएट करें, तो मामलात बदल सकते हैं। जैसा कि फेडरल रिजर्व ये कह रहा है कि तकरीबन 3,300 डॉलर फी ट्रॉय आउंस इसको कर दीजिए, तो हिसाब मुख्तलिफ हो जाएगा। ये 42.22 डॉलर की बजाय 3,300 डॉलर फी आउंस इसको कर लीजिए, तो 261 मिलियन आउंस इसको अगर आप ज़रब दीजिए तो ये तकरीबन सोने की कदर बन जाती है 860 बिलियन डॉलर। 11 बिलियन डॉलर कहाँ पर और 860 बिलियन डॉलर कहाँ पर। अब ये अकाउंटिंग का एक उसका हेल फेर है, उसका जादू है, उसकी चाल है, लेकिन इससे वो ये कहते हैं कि अमरीकी हुकूमत को 850 बिलियन डॉलर का मुफ्त पैसा मिल जाएगा। अब देखिए कि क्या होता है। अमरीकी हुकूमत फेडरल रिजर्व से कह सकती है कि भाई फेड मियाँ, ये हमारे पास 860 बिलियन डॉलर का सोना है, हम तुम्हें ये एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारा इतना सोना है, क्योंकि हमने कदर बदल दी है, तो हमें अब आप 800 बिलियन डॉलर कैश दे दीजिए। ये कर्ज नहीं होगा, ये सिर्फ ये सोने का उसका सर्टिफिकेट देंगे और उसको बदल कर उनको डॉलर दे देंगे, और वो ये सर्टिफिकेट उनके हाथ में थमाएंगे कि मियाँ ये सर्टिफिकेट तुम रखो और 800 बिलियन डॉलर इधर कर दो। अब फेड हुकूमत को 800 बिलियन डॉलर दे सकता है, जो वो जिससे कि वो कर्ज अदा कर सकते हैं या मईशत में खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जिससे कि इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो जाए, कोई इंडस्ट्री लग जाए, लोगों को रोज़गार मिले, उनकी माशी हालत बेहतर हो, इसी तरह मुल्क की मईशत बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। और इससे अगर मईशत बढ़ती है तो डॉलर की कदर बढ़ती है, उनके पास पैसे ज़्यादा आते हैं, टैक्स ज़्यादा बढ़ते हैं, और चीज़ें, साइकिल जो है, पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाता है। अब सोना जो है वो ख़जाने से निकलेगा नहीं, वो वहीं पर है। हुकूमत फेडरल रिजर्व को सिर्फ सर्टिफिकेट देती है, और फेड कहता है कि जनाब ठीक है, क्योंकि तुमने सोना ये गिरवी रख दिया है, अपने हमें दे दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है, तो आप ये ले लीजिए डॉलर और इनको खर्च कर लीजिए, जो सोने की कदर पर मबनी है, और ये कर्ज नहीं है तो हुकूमत वापस अदा करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है, उन्हें बस सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ है। वो कहते हैं कि जी से ये पहले भी हो चुका है, आखिरी बार अमेरिका में 1934 में हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन के फ़ौरन बाद, जब FDR ने सोने की कदर 20 डॉलर फी आउंस से बढ़ाकर 35 डॉलर फी आउंस कर दी थी। इससे तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की उनके पास ताकत आ गई थी खर्च करने की,
और इससे मईशत को ये स्टिमुलेट करने में मदद दी। और लगता तो ऐसे जैसे कोई पागलपन है, लेकिन वाकई अमेरिका इस पर गौर कर रहा है और इससे अमेरिका की मईशत रिसेशन से निकल भी आई थी। अब सवाल यह है कि अगर $3300 फी आउंस पर सोना फेड को दे दें और सोने की कीमत 3300 से नीचे गिर जाए तो क्या होगा। तो ये आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अब आते हैं दूसरी थ्योरी के ऊपर, वो है बिटकॉइन रिजर्व की बात करते हैं। क्योंकि मार्च 2025 में सदर ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिससे स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और डिजिटल असासों का स्टॉक पाइल कायम हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकी हुकूमत के पास तो पहले ही सारा पैसा खर्च हो रहा है, वो कर्ज दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं, तो बिटकॉइन कैसे खरीदेगी, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो जनाब अमेरिकी खजाने के महकमे के जो अमेरिकी महकमा खजाना है उसके मुताबिक जो बिटकॉइन है वो खरीदेंगे नहीं। वो कहते हैं जनाब हमारे पास जब्त शुदा बिटकॉइन ऑलरेडी मौजूद हैं या हम उनको जमा कर रहे हैं और हम उनको इस्तेमाल करेंगे ताकि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाया जाए। और ख़जाने के सेक्रेटरी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, जब्त शुदा असासों को इस्तेमाल करेंगे और इसे बढ़ाते रहेंगे, हम इसे बेचना बंद कर देंगे। तो अगर कोई क्रिप्टो क्राइम करता है और हुकूमत उसे जब्त कर लेती है तो ये क्रिप्टो इस रिजर्व को बनाने में इस्तेमाल किया जाएंगे। अब कितना बिटकॉइन है इनके पास, वो कहते ये है जी, कुछ ज़राए ये कहते हैं कि अमेरिकी हुकूमत के पास तकरीबन 30,000 बिटकॉइन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 लाख बिटकॉइंस हैं। बहरहाल ये बिटकॉइन पहले से जब्त होने के बाद, पहले होता यह था कि जब्त किया जाते थे और उसके बाद इनको बेच दिया जाता था, लेकिन अब बेचने की बजाय हुकूमत इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह रखना चाहती है। ये क्यों अहम है? क्योंकि सोने की तरह बिटकॉइन के साथ भी यही कर सकते हैं। हुकूमत बिटकॉइन को, एक बिटकॉइन को कह सकती जी $1 लाख का है, फी कॉइन उसको कह दे कि जी इसकी कदर ये है, इस पर वैल्यू कर सकती है। ये हम जानते हैं कि बिटकॉइन की कीमती चीज़ है, जो भी नंबर चाहे वो ले लें। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फेडरल रिजर्व को दे सकते हैं उसी तरीके से कि भाई ये लीजिए, ये 50,000 बिटकॉइंस हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख फी कॉइन की वैल्यू है, इसकी कदर है और हम इसे नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमारे पास ये है, आप हमें इसके बदले में डॉलर दे दीजिए और इसकी कदर के बराबर जो भी डॉलर बनते हैं। अब ये कर्ज नहीं होगा क्योंकि ये असासे वो गिरवी रखे जा रहे हैं और बस सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और बिटकॉइन कि हमारे पास बिटकॉइन है और हुकूमत के पास फिर कैश आ जाएगा। ये कर्ज अदा करने के लिए, सूद अदा करने के लिए, मईशत में खर्च करने के लिए इस्तेमाल होगा और ये हुकूमत को उसकी मईशत को स्टिमुलेट कर सकता है और फिर शायद हो सकता है कि टैक्स बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाए। और बिटकॉइन की कीमत अगर बढ़ जाती है, मसलन $1 मिलियन फी बिटकॉइन हो जाती है, तो हुकूमत अब भी बिटकॉइन रखेगी और मुस्तकबिल में दोबारा उसी वैल्यू, कह सकते हैं कि जनाब हमने पहले आपसे इतना पैसा लिया था कि बिटकॉइन की कीमत इतनी थी, लेकिन अब तो बिटकॉइन की कीमत इतनी होगी, हमें आपसे मजीद पैसे चाहिए, हमें मजीद पैसे दे दीजिए। ये भी हो सकता है। अब असल में हो क्या रहा है, अमेरिकी हुकूमत ये कह रही है कि हम बिटकॉइन बेचना नहीं चाहते क्योंकि इसकी अपसाइड अगर देखी जाए तो ज़रा ये कहते हैं कि ज़ब्तशुदा बिटकॉइंस की कबल वक्त फ़रोख्त पहले इन्होंने की थी, हुकूमत को इससे $17 बिलियन का नुकसान हुआ था, वो कहते हैं, जैसे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर में उन्होंने बताया हुआ अपने एक। तो मकसद ये है कि अमेरिका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइंस में करे और उनको स्टॉक करे और उसमें इन्वेस्ट करे और ये उम्मीद रखें कि जनाब बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी तो हुकूमत को मज़ीद डॉलर खर्च कर सकती है, मज़ीद डॉलर मिल सकते हैं और कर्ज बढ़ाए बगैर। लेकिन इसका ख़तरा ये कि अगर बिटकॉइन की कीमत गिर जाती है तो क्या होगा। अब तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं, जीनियस एक्ट क्या है। 18 जुलाई 2025 को सदर ट्रंप ने जीनियस एक्ट पर दस्तखत किए जो अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने में मदद देगा। ये एक्ट कुछ मुनफरिद इस तरह से करता है कि जो पहले कभी भी नहीं देखा गया कि ये एक्ट अमेरिकी हुकूमत को स्टेबल कॉइन्स बनाने की इजाज़त देता है। वो क्रिप्टो करेंसीज जो सोने या बिटकॉइन की कदर से मुंसलिक हों, जो अमेरिकी मईशत में अमेरिकी डॉलर के मुतबादिल के तौर पर गर्दिश कर सकें। अब थोड़ा सा इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ये एक थ्योरी और क्या साराइयाँ हैं, कैसे काम करेगा, लेकिन पूरा ये ख्याल है कि ये अमेरिकी मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है बग़ैर कर्ज बढ़ाए। लेकिन ये सब इसके अपने रिस्क्स हैं, इसकी अपनी ख़तरात मौजूद हैं। मसलन अगर हम सोने की कदर बढ़ा दें और सोने की कीमत $3300 फी आउंस से $1500 पर गिर जाए तो क्या होगा, या अगर बिटकॉइन की $1 लाख फी बिटकॉइन करें, वैल्यू करें और ये 50,000 पर गिर जाए तो क्या होगा। अगर ये दोनों हो गए तो इन स्टेबल कॉइन्स की कदर पर क्या असर पड़ेगा।
दरअसल सोने और बिटकॉइन के साथ हुकूमत फेडरल रिजर्व को एक आईओयू दे रही है, यानी ये हमारा सोना या बिटकॉइन की कदर का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम ये रखो, बदले में खर्च कर लिए हमें पैसे दे दीजिए। ये कर्ज नहीं है, मैंने आपको बताया फेडरल रिजर्व सोना या बिटकॉइन के डॉलर में तब्दील कर रहा है और बस ये कदर को खर्च के डॉलर में तब्दील कर रहा है। लेकिन अगर ये सोना या बिटकॉइन इसकी कीमत 50% गिर जाती है तो फेडरल रिजर्व के पास आईओयू है जो 50% मनफी है क्योंकि कदर गिर गई है, और ये फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट पर भी है क्योंकि फेडरल रिजर्व की भी माली उसकी भी एक बैलेंस शीट होती है, और बैलेंस शीट के जो असासे और यानी कि उनकी लाइबिलिटीज और उनके एसेट्स होते हैं और फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट में हुकूमत को दिए गए कर्ज में शामिल होते हैं। तो फिर फेडरल रिजर्व जो है, हालांकि उसका नाम ना तो ये इसका नाम फेडरल रिजर्व बैंक है, लेकिन ना तो ये बैंक है, ना ही इस जहां पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, ना ही ये रिजर्व है कोई, और ना ही क्योंकि इसमें कोई कैश रिजर्व नहीं है, और ना ही ये फेडरल है क्योंकि इनकी वेबसाइट पर लिखा है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहरहाल फेडरल रिजर्व बैंक कहा जाता है। इसके बारे में भी कभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि फेडरल रिजर्व बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहरहाल फेडरल रिजर्व जो है ये पैसा प्रिंट करता है और हुकूमत को कर्ज देता है, और अगर ये पैसा दे देता है तो बैलेंस शीट पर आ जाता है कि जी बैलेंस शीट कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि आपने पैसे लिए थे ₹1,00,000, अब वो कीमत सिर्फ 50,000 रह गई है, आपके पास वो लाख दिया हुआ है तो वो मजीद 50,000 लिख लेंगे जी कि इनके पास इतने पैसे हमारे इन्होंने लिए हुए हैं। तो जनाब होगा क्या, बैलेंस शीट पर ये सब कुछ आ जाएगा, बैलेंस शीट कमज़ोर हो जाएगी और असासों की कदर जो है वो गिर जाएगी। तो वो लोग या वो हुकूमतें या वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो इस तरह की बिजनेस जो हुकूमत को कर्ज देते हैं, इनके सर्टिफिकेट्स खरीदने हैं, उनका एतमाद कम हो जाएगा क्योंकि हुकूमत की ताकत कर्ज वापस करने की सलाहियत वो मजीद कम हो जाएगी। तो जनाब होता क्या है कि हम जानते हैं कि अमेरिकी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, वो टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है, खर्च करती है, इस सब के ऊपर सूद पड़ रहा होता है, ये इसको पहले अदा करती है क्योंकि अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है तो सूद देना आप पर लाजिम है। और ये सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो डेट सर्विसिंग में, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है और अमेरिका में भी यही हो रहा है, वहाँ पर भी है। तो सबसे पहले जो रकम दी जाती है वो सूद, कर्ज पे जो आपने कर्ज लिया होता है उसका सूद अदा करने में दी जाती है। अब कर्ज देने वाले कौन हैं? आम लोग जैसे आप और मैं हैं, या अमेरिका के लोग हैं, उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, गैर मुल्की हुकूमतें हैं, फेडरल रिजर्व है। अगर लोग हुकूमत की कर्ज वापसी पर तशवीश करेंगे, अगर उनको देखें, सबसे ज़्यादा अमेरिकन सर्टिफिकेट्स हैं और उनकी बड़ी कीमत होती है, लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, वो इसलिए कि उनको पता है कि वो कहते हैं कि जनाब वो लेनिस्टर्स के बारे में कहते थे, दे ऑलवेज पे देयर डेट्स। तो अमेरिका के बारे में भी ये मशहूर है कि जनाब ये अपने, इसकी एक बड़ी वैल्यू है, अगर हमने रखा हुआ है, अब जब दिल चाहेगा इसको इनकैश कर लेंगे, और डॉलर की कीमत बढ़ती रहती है। अब अगर ये होगा कि उनको ये शक पड़ जाएगा कि भाई ये तो डॉलर की कीमत भी नीचे जा रही है, ये तो सूद अदा कर रहे हैं, इनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते, तो क्या होगा? आप फिर पैसा प्रिंट करेंगे आउट ऑफ थिन एयर, तो उससे क्या होता है? डॉलर की डिवैल्यूएशन होती है, उससे महंगाई बढ़ती है, ये सब चीज़ें होती हैं, और फिर लोगों का आपकी करेंसी पर एतमाद जो है वो भी कम हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर डॉलर की कीमत भी बढ़ी, सब कुछ ही इस तरफ को जा रहा है, तो फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए? तो मैं ये कहूँगा जनाब कि कोई भी असासा आप रख लीजिए, उसकी कीमत डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती कि ऊपर ही ऊपर जाती जाए। सोने की कीमतें अगर मैं आपको बताऊं तो 1990 की दिहाई में, उसके वस्त में सोने की कीमतें अपनी पीक पर थीं, चोटी पर थीं। फिर 2000 की दिहाई की वस्त तक ये गिर गईं। 2000 की दिहाई में के वस्त में जब रियल एस्टेट मार्केट और मईशत के हालात पर तशवीश थी तो सोना फिर बढ़ना शुरू हो गया। 2012 में सोने की कीमतें एट इट्स पीक थी, चोटी पर थी, क्योंकि अटेंटिव असेसिंग और पैसा प्रिंटिंग वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से डॉलर प्रिंटिंग हो रही थी, लोग महंगाई और हाइपर इन्फ्लेशन की तशवीश में थे। लेकिन 2012 में जब हाइपर इन्फ्लेशन नहीं हुई, ये पता चल गया, तो सोने की कीमतें गिरना शुरू हो गई। 2020 तक ये उसी तरह रही। फिर जबकि पेंडेमिक का क्रैश हुआ, तब लोगों को महंगाई की तशवीश हुई, पैसा प्रिंटिंग हुई, बहुत ज्यादा डॉलर्स भी प्रिंट हुए, हर मुल्क के लिए नुकसान हुआ, सोने की कीमतें बढ़ गईं और अब दोबारा ये अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। बिटकॉइन की बात करें तो ये 2009 से है और बहुत वॉलेटाइल है, इसने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो फिर इन्वेस्टर क्या करे, अमेरिका में रहने वाला या बाकी दुनिया में रहने वाला क्या करे? यहाँ पर जनाब इस तरह है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत मुफीद हो सकती है। हकीकी डाइवर्सिफिकेशन में होता यह है कि आपके फिजिकल गोल्ड हो सकता है, बिटकॉइंस हो सकते हैं,
लेकिन ये रियल एस्टेट भी हो सकती है, जिसमें ऐसा नहीं कि जिसमें सिर्फ आपने रहना है, बल्कि इसलिए जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए जिसे किराए पे दे सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट एक फिजिकल चीज़ है जो आपके हाथ में है, उसकी एक हकीकी कदर है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो आमदनी है इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टॉक्स हैं, उसमें क्यों आप, मैं कहता हूँ, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स जो हैं उसके पीछे कंपनियाँ होती हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, फिजिकल चीज़ें होती हैं, लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। असल लोग, दुनिया में लोग शामिल हैं, कोई काम है, कोई प्रोडक्ट है, डिलीवर किया जा रहा है, खाम माल आ रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, उनकी सेल हो रही है, परचेज हो रही है, या सर्विसेज हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये सारा कुछ फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। तो वो ऐसी चीज़ जिसको कि आप क्वांटिफाई कर सकें, कोई ऐसी नहीं है कि कोई मटेरियल चीज़ है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जो अगर इस तरह के मामलात कहीं आते हैं। तो ये जनाब सारी की सारी कहानी है। तीनों मैंने आपको चीज़ें बताई थी, चाहे गोल्ड की रिवैल्यूएशन हो, चाहे बिटकॉइंस हो, या स्टेबल कॉइन्स हो। स्टेबल कॉइन जैसा मैंने आपको बताया, एक कॉइन जो है उसकी कीमत $1 पर सेट कर दी जाएगी, और दो ऑलरेडी, शायद एक टीदर है और एक और है जो कि इन्होंने जिसके ऊपर ये स्टेबल कॉइन्स का कहते हैं कि ये हमारे हैं। तो ये अमेरिका इन चीज़ों पर गौर कर रहा है। अगर ये हो जाता है और वाकई में गोल्ड की कीमत बढ़ती रहती है या उसी सतह पर रहती है, या बिटकॉइन की कीमत उसी सतह पर रहती है, तो अमेरिका के पास थोड़ी सी एक ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगी कि अपने कर्ज पर सूद अदा कर सकें, और जो पैसा इनके पास आ रहा है वो वापस री इन्वेस्ट कर सकें अमेरिकन इकोनॉमी में। और वो जो एक ब्रीदर मैंने आपको बताया कि एक ग्रेट रिसेशन के बाद इनको मिला था रिवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड पर, अब शायद ये बिटकॉइन, गोल्ड और ये जो स्टेबल कॉइन है, ये तीनों मिलकर शायद एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकेंगे जो अमेरिकन इकोनॉमी है, शायद उसका पहिया चला दें वो। और मैंने आपको बताया कि अमेरिकन इकोनॉमी एक इंजन है। जब अमेरिकन इकोनॉमी काम करती है, अमेरिकन इकोनॉमी चलती है, तो पूरे की पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलना शुरू कर देती है, क्योंकि बाइंग पावर सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। तो जनाब, ये सारी की सारी कहानी थी, मेरे 2 सेंट्स थे इस सारी कहानी के बारे में। आपका क्या ख्याल है इसमें? लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है, मैंने आपको बताया, अगर कीमत गिर जाती है तो फिर इनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इनको वो सूद भी अदा करना पड़ेगा, और ये जो कीमत कम हुई है ये भी अदा करनी पड़ेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शुड दे डू इट, शुड दे नॉट डू इट, और विल दे डू इट और विल दे नॉट डू इट? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्रोग्राम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।